हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण प्रकाशन का 20वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 19 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके देख सकते हैं। किरण प्रकाशन जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसमें जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित कारण से भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला है, वो किस कारण से महत्वपूर्ण है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। यह भारत और चीन को जोड़ता है। ये पहला वाला जो है बिल्कुल गलत है। ये जो है कई सारे देशों में फैला हुआ है, जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, ये सभी इसमें फैला हुआ है। भारत चीन के बीच सिर्फ ये स्थित नहीं है। और दूसरा देखते हैं, यह सिंधु और यारकंद नदी घाटियों के लिए जलोत्सारण क्षेत्र के रूप में कार्य करती हैं। सिंधु और यारकंद नदी घाटियों के लिए वाटर सेट के रूप में कार्य करती हैं। ये वाला सही है। दूसरा, भारत चीन पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाएं काराकोरम श्रृंखला में मिलती हैं। ये जो है सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, याद रखना है। यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग का जो है संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं दिया गया है। योजना आयोग का स्थापना जो है 1950 में हुआ था, याद रखना है। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? यानी कि खलीफा पद किसको मिला था? खलीफा से कौन सम्मानित थे खलीफा पद से? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। याद रखना है इसको। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? सही आंसर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये जो है ये सीमांकन रेखा नहीं है। बाकी मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, ये सभी किसी न किसी देशों के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ ये भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट है? यानी कि 8वीं अनुसूची में जो है कौन सा भाषा है? तो आठवां जो अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषा का उल्लेख दिया गया है। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में दिया हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों जो है वो समान ही है, लगभग 22,42,000 लगभग है, याद रखना है। और ये 22वें स्थान पे आता है, यानी कि ये क्षेत्रफल में भी 22वें स्थान पे है और जनसंख्या में भी 22वें स्थान पर ही आता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई? यानी कि पूरे तरह से ट्रांसजेंडर के लिए एक ओपीडी किस अस्पताल में खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ये RML हॉस्पिटल यहाँ पे खोला गया है। ये कहाँ पे है? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहाँ पे है ये बताना है आपको। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये हॉस्पिटल कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो ऑक्सबो झील। इसको जो है ऑक्सबो झील कहा जाता है और ये U आकार का झील होता है। ये विच्छेदक नदियों के घुमाव से बनता है। इसको ऑक्सबो झील या फिर U शेप झील भी कहते हैं। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक की तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा
सुपोषण, सुपोषण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से मिलान करना है। यहाँ पे सही मिलान क्या होगा ये बताना है। चालुक्य, चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ था? तो चालुक्य वंश का राजधानी जो है वो वातापी था। होयसल वंश का राजधानी कहाँ था? होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था। याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी, इसका राजधानी जो है मलखेट था। और काकातिया का राजधानी वरंगल था। यानी कि ऐसे मिलान करना है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? महात्मा गांधी का पूरे विश्व में सबसे लंबा मूर्ति वो पटना में स्थित है। और ये जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2013 को इसको जो है इसका अनावरण किया है। और ये पटना के गांधी मैदान में स्थित है। इसका ऊंचाई जो है वो 72 फीट है। गांधी मैदान में है, जाके देख भी सकते हैं। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि कलिंग का जो युद्ध है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा शिलालेख, शिलालेख नंबर 13। 13वें शिलालेख से जो है कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, जो कि अशोक का भी लेख है। अशोक का शिलालेख है 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी की न्यासिता की अवधारणा, न्यासिता की अवधारणा जो है वो क्या थी? तो वो जो है पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरण करती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? नीम के वृक्ष को राज्य वृक्ष बनाया है। कौन सा राज्य ने? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो नीम का वृक्ष है। समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। समोच्च रेखा इसको क्या क्या कहा जाता है? तो समोच्च रेखा जो होती हैं वो समान उच्चता के जो रेखा होता है, यानी कि सेम ऊंचाई वाला रेखा स्थानों को जोड़ता है, उसी को समोच्च रेखा कहा जाता है। और इसका आकलन जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई से किया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है ये बताना है। इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ये जो है ये कौन है? पहले ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और ये हरित अधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अभियान बनाया? कौन सा राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अभियान बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने 2013 में जो है ये अभियान शुरू किया है, याद रखना है। और इसमें जो है हर एक परिवार को हर महीने 35 किलो चावल दिया जाता है और आयोडीन नमक वगैरह भी दिया जाता है, याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? यानी कि सरकारी रोजगार में नागरिक के लिए समान अवसर का प्रावधान ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताना है। तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 16 में है। इधर ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16। बलुई पत्थर का किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर यह जो है क्वार्टजाइट का एक रूपांतरित सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? व्यवसाय बिजनेस पर जो कर होता है उसका वसूली किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल राज्य सरकार के द्वारा ही वसूली किया जाता है, याद रखना है। और केंद्र सरकार जो है वो सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वगैरह ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है ये बताना है। तो तानाशाही, तानाशाही ये लोकतांत्रिक स्थिति का भाग नहीं है। तानाशाही लोकतांत्रिक में नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या क्या पूंजी का कार्य नहीं है? पूंजी का कार्य कौन सा नहीं है? तो कीमत स्थिरीकरण ये पूंजी का कार्य नहीं है। मूल्य अंतरण, मूल्य संग्रह और मूल्य मापन ये सभी जो है पूंजी का ही कार्य है।
कीमत स्थिरीकरण ये मौद्रिक नीति का कार्य होता है। याद रखना है, कीमत स्थिरीकरण जो होता है ये मौद्रिक नीति का कार्य होता है। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की शीर्ष में 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सा एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? टाइम पत्रिका के द्वारा एक रैंकिंग लॉन्च हुआ है, उसमें द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 में जो है भारत का एकमात्र कंपनी कौन सा शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा इंफोसिस है इसका सही आंसर। और इंफोसिस का मुख्यालय ये बेंगलुरु में है। ये एक प्रकार का आईटी सेवा प्रदान करता है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो इसमें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही बंद हो जाता है, ना तो आयात होगा ना ही निर्यात होगा। गंधार कला किसके अधीन फली फूली थी? गंधार कला ये किसके दौरान फली फूली, किसके समय इसका विस्तार हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कुषाण काल। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? संतुलन स्तर स्थिति में जो होता है वो फर्म जो है शून्य लाभ स्थिति में होता है, यानी कि लाभ शून्य होता है, ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है। इसी को संतुलन स्तर स्थिति कहा जाता है। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? ये जो है किसका कथन है ये बताना है। तो ये जो है ये किसका है? तो जॉन लॉक के द्वारा ये कथन कहा गया है। जॉन लॉक के द्वारा। भारत के गोगोना संगीत वाद्ययंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है विचार करना है कि कौन सा सही है ये बताना है। यह सर्वाधिक सरल और सबसे छोटा भारतीय ग्रामीण संगीत वाद्ययंत्र है, ये सही है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा, गोगोना जो होता है वो काफ़ी छोटा वाद्ययंत्र होता है। इसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई है, ये गलत है। इसकी उत्पत्ति जो है वो मणिपुर में नहीं हुई है। यह बांस के एक टुकड़े से निर्मित होता है। यह बांस के एक टुकड़े, ये भी सही है। यह बांस का टुकड़ा से निर्मित होता है और मुंह से बजाया जाता है और एक सिरे पर फटा होता है, यानी कि इसका पहला और तीसरा जो है वो सही है, बाकी ये दोनों जो है गलत है, नहीं सिर्फ पहला तीसरा वाला सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस भाग में दिया गया है? तो ये जो है संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। 36 से 51 के बीच है, याद रखना है। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न में से किस अधिकार को हटाता है? 44वां संशोधन में क्या हुआ था? तो उसमें जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 300 के को में डाल दिया गया था। ये कब हुआ था? तो ये जो है 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो कृष्ण सिंह थे और इनका कार्यकाल जो है 1946 से 1961 तक रहा था। काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? सबसे प्राचीन तेल शोधक है और अभी भी वहाँ पे तेल का उत्पादन हो रहा है, तो वो कौन सा जगह है? तो जो है असम का डिगबोई है। काफ़ी ज़्यादा पुराना है और अभी भी यहाँ पे तेल का उत्पादन होता है, याद रखना है। 1901 में यहाँ पे जो है रिफाइनरी शुरू हुआ था और आज भी ये संचालन में है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह से पहले पूछा जा रहा है, तो मनमोहन सिंह से पहले जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ये मनमोहन सिंह के पहले थे। मनमोहन सिंह के बाद कौन है? तो नरेंद्र मोदी, ये तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36। रंजीता कृष्णा वेनी और रमायवे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी? किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये सभी जो है सरकारी पुजारी हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है ये बताना है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये याद रखना है। और उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता भी करता है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 38, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुर्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई थी, इस अभिलेख की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसकी प्राप्ति जो है मुंगेर में हुई थी। मुंगेर जो कि भागलपुर जिले के अंदर है, याद रखना है। मुंगेर तो जिला ही है, याद रखना है। FDI का मतलब क्या है? FDI का मतलब क्या है? FDI इसका मतलब पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा किरण जॉर्ज। किरण जॉर्ज, ये दिखने में तो लेडीज टाइप का नाम है पर ये पुरुष है और इन्होंने जो है बैडमिंटन में जो है बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है और इन्होंने जापान के केकू ताकाहाशी को हराया है। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी है? बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है। इसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और ये जो है हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है उसी का हिस्सा है और ये पश्चिमी चंपारण जिला के उत्तरी भाग में स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी ये हिमालय का ही भाग है, याद रखना है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? यानी कि शुरू किसने किया था संपूर्ण क्रांति? शुरुआत किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, याद रखना है। यहाँ पे 44 दो बार 44 हो गया है मिस्टेक से, जबकि यहाँ पे था 43 होना चाहिए। यहाँ ओरिजिनल 44 है। जहांगीर का समकालीन व इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दाविस्तान मजाहिब की रचना की थी। जहांगीर का समकालीन इतिहासकार था जिन्होंने दाविस्तान मजाहिब की रचना की थी। कौन थे? वे कौन थे ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहसिन फानी। ये जो है जहांगीर के समकालीन थे और पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दाविस्तान मजाहिब की रचना की थी। पटना में रचना की थी, याद रखना है। बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सभी। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर ये जो है गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में स्थित है और इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने 1787 में करवाया था। रानी अहिल्याबाई ने। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो ये जो है 2002 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया कब? 2002 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? जीरादेई में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और ये बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो सीवान जिले के अंतर्गत आता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है? इसरो जो है कहाँ पर है? तो इसरो जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। इसरो बेंगलुरु में स्थित है, याद रखना है। और इसका स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में हुआ था। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? बिहार टाइम एक समाचार पेपर था, न्यूज़पेपर था बिहार टाइम, और ये कब शुरू हुआ था? ये जो है 1894 में शुरू हुआ था और बिहार में इसका जो है काफ़ी ज़्यादा
बिहार के प्रांत निर्माण में इसका काफ़ी ज़्यादा भूमिका है। 1894 में शुरू हुआ था, याद रखना है। बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? बिहार राज्य में कहाँ पे पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? इसका इसका आंसर हो जाएगा नालंदा में। इसके बाद साइंस का प्रश्न है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा हो जाता है? कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा हो जाता है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ने पर घट जाता है। कृष्णिका विकिरण ये तापमान बढ़ने पर घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। 1 ग्राम सीसी ये कब होता है? यानी कि ये जो है सबसे अधिक होता है 1 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व अगर पूछा जाए सबसे अधिक कितने टेम्परेचर पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। और जल जब जमता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है और इसका आयतन जो है जमने पर 9% बढ़ जाता है। 10% भी कहीं कहीं सही होता है। 10% या 9% दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में 9 दिया रहेगा तो 9 को ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 53, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा, इसके संस्थापक जो हैं वो प्लैंक थे। जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। ये प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किसमें देख सकते हैं? किसमें देख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में इसको हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, खाना पकाने के बर्तनों में नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काला क्यों छोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि काला सतह जो होता है वो ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसीलिए बर्तन का नीचे का जो सतह होता है उसको काला ही छोड़ा जाता है। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्यों? गैस तापमापी जो होते हैं वो द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है वो इसलिए होता है क्योंकि गैस तापमापी का प्रसार गुणांक जो है अधिक होता है। गैस तापमापी का प्रसार गुणांक अधिक होता है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, यह बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती हैं। अगर उजला टाइप का रहेगा सतह तो वहाँ से प्रकाश जो है परावर्तित हो जाएगा, लौट जाएगा। ब्लैक रहेगा तो टेम्परेचर ऑब्जर्व हो जाएगा। ब्लैक कपड़ा में भी जो है आदमी को ज़्यादा गर्मी महसूस होता है, क्योंकि काला रंग जो होता है ये ऊष्मा का अवशोषण करता है। ये सभी बातों को ध्यान में रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल ये कैसा होता है? तो ये जो है द्विक्षारकी होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये जो है द्विक्षारकी होता है। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? विद्युत तापी साधन बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 60, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान वो कितना होता है? तो 7 से तो कम ही होगा, क्योंकि अम्लीय होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 61, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? इसका आंसर हो जाएगा कैथोड पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? सबसे सशक्त स्कंदक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये जो है सबसे सशक्त स्कंदक होता है। हाउडी और सूज के नियम के अनुसार कोलाइडी घोल के विपरीत आवेश करने से आयन की वैलेंसी पर स्कंदक की शक्ति निर्भर करती है। सोडा वाटर में होता है। सोडा वाटर में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मौजूद होता है, याद रखना है।
कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए उसमें बुलबुला निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है वो अधातु होता है? ये ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, ये याद रखना है। मृदा में फास्फोरस को पादप पोषक तत्व के रूप में जोड़ने, संरक्षित करने और उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किन जैव उर्वरकों का उपयोग करता है? किन जैव उर्वरकों का उपयोग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोराइजल फफूंद, ये सही है। यहाँ पे पूछा रहा है कौन सा सही, यानी कि केवल दो यहाँ पे जो है ये सही है, दूसरा वाला। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होगा? औद्योगिक क्षेत्र में लेड जो होता है उसके लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होगा? 24 घंटे का औसत बताना है यहाँ पे। तो इसका जो 24 घंटे का औसत होता है वो 1.5 म्यूजी पर मीटर क्यूब होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो है साइंस के काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए, न्यू टाइप के प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न अभी एग्ज़ाम में आते हैं, थोड़ा सा घुमा हुआ प्रश्न रहता है, लेकिन ये सभी जो है समझ के बनाने पर जो है हमेशा सही होता है। यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का स्वरूप वो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट में बदल जाएगा। नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो NO3। वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितने होने पर बढ़ जाता है? वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 60,000 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड से कम हो, 6,000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से अधिक हो जाएगा तो वायु प्रदूषण का विभव बढ़ जाएगा। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण स्तर ये कितना होता है मैक्सिमम भारत में, ये बताना। इसका आंसर हो जाएगा 40 से 45 डेसिबल के बीच। काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। एक महान विपदा होने वाला था जब काजू के फसल पर एंडोसल्फान का छिड़काव किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है केरल में ऐसा घटना हुआ था और इस कीटनाशक को 1950 में पेश किया गया था और इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी सारे फसलों पर हुआ था, जिससे जो है वहाँ पे महाविपदा आने का ऐसा घटना हो गया था। सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है। सीमा पार प्रदूषण या फिर अम्ल वर्षा का क्या कारण है? ये पूछा जा रहा है, किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, किसने देखी थी? इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने जो है सबसे पहले आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा था। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, उसी को जो है मंदाकिनी या फिर गैलेक्सी कहा जाता है। ब्रह्मांड में जो है करोड़ों गैलेक्सी मंदाकिनी है। और हमारा पृथ्वी जो है इसका भी एक मंदाकिनी है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दुग्ध मेखला या फिर इसको आकाशगंगा भी कहा जाता है। और इसका आकार जो है वो सर्पिलाकार होता है, ये याद रखना है। गैलीलियो ने 1610 में इसको पहली बार देखा था। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं इससे। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि जल से होने वाला रोग? तो हैजा जो होता है ये दूषित जल का उपयोग करने से होता है। दूषित जल या फिर खराब भोजन, उसके कारण ये हैजा बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 75।
एक सुवाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा-सा होता है, क्या कहलाता है? यानी कि छोटा-सा कंप्यूटर होता है, सुवाय निजी कंप्यूटर, ये गोद में रख सकते हैं। ये कौन-सा कंप्यूटर है? इसका क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक। लैपटॉप को जो है नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है, याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग जीके जीएस, मैथ, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। इसी तरह से जो है रोज़ देखते रहिए और अपना तैयारी को जो है बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।